So, Shabnam ji, you have a wide experience in advising manufacturing companies and Yes. especially solar panel manufacturing companies. So, एक मेरा ये सवाल आता है कि if I want to become a distributor or channel partner for a module manufacturing company या modules मैं बेचना चाहता हूँ अपने स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट में, so how can I become a channel partner or distributor for module manufacturing company to sell solar modules? I will just highlight that Surat is one of the places of India जहाँ 10 में से 5 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लोकेटेड है. यस, सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर किसी को भी चैनल पार्टनर बनना है सेल्स के लिए तो इट्स एक्सट्रीमली इजी. हर कंपनी ने अपने वेबसाइट पे एसोसिएट इन अ बिजनेस विथ मी का एक ऑप्शन रखा है जहाँ वो लोग चैनल पार्टनर्स एंगेज करते हैं. उनके क्राइटेरिया होता है, हर कंपनी के अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है वो मैं यहाँ बताती हूँ. बेसिकली द पर्सन हु इज विलिंग टू स्टार्ट द बिजनेस, उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एक पकड़ होनी चाहिए, उसका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, या उसको कोई एक्सपर्टीज या मार्केट इवेल्युएशन का कोई फॉर्मेट होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए जिसके थ्रू वो ये मार्केटेबल कर सके प्रोडक्ट. तो अगर कोई कंपनी उसको कोई सेल्स टारगेट देती है, बेसिकली वो उस सेल्स टारगेट को उस पर्टिकुलर टेरिटरी में ठीक से जस्टिफाई कर सके. कंपनी सेल टारगेट देती भी इसलिए है ताकि उसका भी एक ROI अच्छे से प्रॉफिटेबल ROI निकले, एंड ड्यूरिंग द टाइम ही इज वर्किंग ही इज नॉट उसके प्रॉफिट्स अंडरमाइन नहीं हो रहे हैं एंड उसको प्रॉफिट्स टाइम एंड अगेन दिख रहे हैं, तो इसलिए वो सेल्स टारगेट दिया जाता है. सेकेंडली, दे हैव देयर कॉन्ट्रैक्ट जो वो लोग हर किसी के साथ साइन करते हैं. एवरी कंपनी राइट नाउ इन हु इज एंगेज्ड इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे कंपनीज विदाउट चैनल पार्टनर अग्रीमेंट या ऐसा कोई भी को टर्मिनोलॉजी वाला अग्रीमेंट के बिना वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं. या तो वो लोग उसको MOU बोलते हैं या चैनल पार्टनर बोलते हैं, और दे में कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर और वॉट एवर दे विश टू कॉल इट. इसके क्राइटेरिया सिंपल होते हैं. टेरिटरी डिफाइंड होती है, आपको वो पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर काम करना होता है. उसके सिवाय आपको सेल्स टारगेट दिया जाता है. आपको एक मार्केटिंग एफिशिएंसी के लिए इवैल्यूएट किया जाता है कि आप कितने मार्केटेबल हो उस रीजन में, आप कितना सेल्स ला पाओगे. तो बेसिक चीजों के हिसाब से. अच्छा, पेमेंट क्राइटेरिया सबके अलग होते हैं. समटाइम्स कंपनीज आर फाइन बाय गिविंग अ क्रेडिट ऑफ अबाउट 30 days 45 days. कुछ कंपनीज आर नॉट ओके, तो उसकी होती है. फिर स्टोरेज एंड हैंडलिंग के लिए आपके पास क्या एमिनिटीज है, तो उसके लिए एक होता है. डिस्प्ले के लिए आपके पास क्या एमिनिटीज है, तो उसका एक इवैल्यूएशन होता है. ये बेसिक इवैल्यूएशन के साथ बहुत ही एक कंसाइज डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसके थ्रू आप सेल्स के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं उस कंपनी के. ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, नॉट टू नेम एनी वन इन पर्टिकुलर, बट ऑल द कंपनीज ऑलमोस्ट आर एंगेज्ड इन दिस पैटर्न ऑफ सेल्स थ्रू आउट द नेशन एट लीस्ट. एक्सीलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है. मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एरिया में थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए. सेकेंड, आपके पास अगर स्टोरेज फैसिलिटी एंड डिस्प्ले फैसिलिटी तो एडेड एडवांटेज है. अगर ये सब है आपको, तो आप किसी भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर को अप्रोच कर सकते हैं. दे विल बी हैप्पी टू मेक यू चैनल पार्टनर और अ डिस्ट्रीब्यूटर. एक उसके बाद जब ये प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक हो जाता है, उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है, चैनल पार्टनर एग्रीमेंट, MOU एग्रीमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, जो भी उनका स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है. वंस यू साइन इट, यू कैन बिकम अ चैनल पार्टनर फॉर सोलर मॉड्यूल and you will step into the solar field, which is maybe your dream field. पर एक शबनम जी, एक चैलेंज जो आता है, whoever uses the solar panels, तो चाहे वो रूफटॉप में आपने सोलर पैनल लगा लिया है, और अगर वो सोलर पैनल ढंग से वर्क नहीं कर रहा या उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है, तो ये बड़ा चैलेंज हो जाता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड ओनर के लिए. उसको आप दूसरे वे से ले लीजिए कि इवन इफ आप मेगावाट स्केल में 1 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट का अगर कोई प्लांट लगाया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई, क्योंकि कई बार हम वारंटी की बात करते हैं, हाउ टू क्लेम वारंटी फॉर अ डिफेक्टिव सोलर पैनल. अगर हमें पता है कि कोई पैनल डिफेक्टिव है, तो उसकी वारंटी क्लेम करने के लिए क्या प्रोसीजर्स है, क्या स्टेप्स है, वो थोड़ा गाइड कर सकते हैं क्या आप? यस, तो व्हेन वी लुक एट वारंटी,
ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक तो वारंटी हर कंपनी की अलग अलग होती है एंड अलग अलग किस्म की वारंटी होती है। तो व्हेन वी आर टू लुक एट सोलर इंडस्ट्री, कुछ स्टैंडर्ड वारंटी होती है जो हर कंपनी ऑफर करती है। होती है एक फर्स्ट टाइप ऑफ वारंटी इज लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी, जहां आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट रिप्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, रिफंड, रिप्लेसमेंट एंड रिस्टोरेशन। तो अगर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि हाउ टू डिटेक्ट अ परफॉर्मेंस इशू। तो अगर सोलर पैनल के परफॉर्मेंस में कोई इशू है तो वो अंडर लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी विच इज एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी उसकी 10 ईयर्स होती है। तो 10 साल के लिए आपको कंप्लीट रिटर्न रिप्लेसमेंट करके देते हैं, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू रिटर्न और रिप्लेस देन दे विल refund the amount of equal to that particular solar power panel. इसके अंदर लेट मी टेल यू कि स्क्रैचेस या डिसकलरेशन या जो रेगुलर वेयर एंड टेयर है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, जिससे बेसिकली उसका जो परफॉर्मेंस आउटपुट है उस वो अफेक्ट नहीं होता है। तो दैट डज नॉट इज नॉट कवर्ड इन लिमिटेड प्रोडक्ट वारंटी। राइट, हाँ। Next, if the glass is broken because of an external factor, that too they will not cover in this warranty. So sometimes robotic cleaning होती है बहुत बड़े मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स में। तो अगर मोस्ट कंपनीज these days they have the opinion के although manual cleaning might be difficult, but robotic cleaning में वो जो मशीनरी है उसका एक वेट आता है, and over a period of time उस क्लीनिंग मशीनरी की वजह से वो ग्लास के ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जहां एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बोलती है भाई हमें पता है कि एक पर्टिकुलर वजन जब पड़ता है तो वो बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ टाइम उस चीज का इफेक्ट ग्लास पे आता ही है। वो एट मैक्स तो वो ग्लास ही है, उसको हम कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी तो हो नहीं सकती, जो स्टैंडर्ड ग्लास मिल रहा है वही यूज होता है। So, if the breakage is due to an external factor which is not due to the manufacturer's fault, then they will not cover it under limited product warranty. That does not mean that they will not help you support in the replacement or something, except that they will charge for that. The So second type of रोबोटिक क्लीनिंग से डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब यू हैव टू, व्हेन यू चूज अ रोबोटिक क्लीनिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड yes, maybe you can take warranty from a person who is doing robotic cleaning कि भाई आप उसको डैमेज नहीं करोगे। yes, अब उसमें उसका वेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक स्प्रिंकलिंग से शायद वो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लीनिंग बाय स्प्रिंकलिंग होता है या मैनुअल क्लीनिंग होती है, उससे वो इश्यू नहीं होता है। वो जो मशीन आता है रोबोटिक क्लीनिंग के लिए, वो मशीन इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली हैवी, एंड इसके वेट के कारण ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है ये प्रॉब्लम। The next kind of warranty that we come to is limited power warranty. ये limited power warranty is for 25 years. ये आपको up to 10 years पावर जनरेशन की एक वारंटी देते हैं। फिलहाल जो मॉड्यूल सप्लायर्स जो वारंटी दे रहे हैं, स्टैंडर्ड जो चल रहा है, इज अप टू 10 years वो लोग 90% पावर जनरेशन वारंटी देते हैं, एंड फ्रॉम 11th year to 25th year फिर 85% देते हैं, बेस्ड ऑन द इरेडिएशन कितना है एंड यू नो कोई शेड नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। बेसिकली अगर प्रॉपर सनलाइट है तो उसके अंदर इतना तो आपको आना ही है, मतलब दिस मच इज विच इज व्हाट दे हैव कवर्ड। तो ये दो चीजें हैं। इसके सिवा एक लीनियर पावर वारंटी है। लीनियर पावर वारंटी मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स में या डेवलपर्स की डिमांड होती है, जहां वो लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे कभी भी, नो मैटर हाउ मच ईयरली हम डिडक्शन गिन भी लेते हैं उसके अंदर, तो भी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। हर कंपनी का वो पर्टिकुलर लेवल या वो नंबर ऑफ दैट लेवल, या जैसे 85% के नीचे वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल। Every company has a different criteria, but generally 85% is what is acceptable in market. So when I say linear power warranty, that means irrespective of whatever natural deterioration that is happening, and उसके सिवा irrespective of that 85% के नीचे तो power output generation कभी होगा ही नहीं। तो ये linear power warranty होती है, which is it is a mandatory requirement in all development project। जो सोलर पार्क एस्टैब्लिश होते हैं तो उसके अंदर तो ये मैंडेटरी हो गया है। इसके साथ एक सीरियल डिफेक्ट वारंटी भी आती है।
जिसमें एक नंबर होता है। जब मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर होता है तो यूजुअली कंपनीज हैव इट इन लॉट्स। पर लॉट कभी कोई 7 मेगावाट्स अग्री करता है, कभी कोई 5 मेगावाट्स अग्री करता है, कभी कोई 3 मेगावाट्स करता है। हर लॉट का एक सीरियल नंबर होता है। So when you talk about serial defect warranty, that means कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक अगर कोई भी डैमेज हो रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड फाइन, बट उस परसेंटेज से ज्यादा के मॉड्यूल्स, तो अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 2 मॉड्यूल्स है, उसके अंदर खराबी आ सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट 100 में से 10 मॉड्यूल्स में खराबी आ रही है, तो वो 100 का जो पूरा बैच है वो पूरा इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। And if that is found that there is a manufacturing defect in the same, then it has to be replaced without any question. So this also variating, this is also another type of warranty that is going on in the market, which is demanded for. इसके जो percentage criteria है वो contract to contract differ करते हैं, transaction to transaction it varies. That's And wonderful. if I have to, जी बोलिए Yes. go ahead. सॉरी, सो इफ आई हैव टू से कि ये वारंटी इन्वोक कैसे होती है, तो Right. अगर किसी सोलर रूफटॉप के लिए, अगर आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो सिंपल होता है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता भी नहीं है वैसे। देयर इज अ फॉर्म दैट व्हिच दे आस्क यू टू फिल, द क्वेश्चंस। उसमें क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रहा है, जनरेशन का क्या डिफेक्ट आ रहा है, तो देन दे विल आस्क यू कि एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, उधर कोई साइक्लोनिक कंडीशंस तो नहीं है, इज इट ओवरकास्ट, ह्यूमिडिटी है कितनी है, तो ये सारी चीजें वो लोग डिटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो हैव देयर जियोग्राफिकल मैप्स एंड एवरीथिंग टू डिटेक्ट दोज कंडीशंस, and based on that evaluation then it goes for within the company's approval. एक बंदा आता है, ये सारी चीजें चेक करता है, and then if the warranty has to be claimed, it's rightful, then they go ahead and do that. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जनरेशन प्रॉब्लम, अगर वहाँ साइक्लोनिक कंडीशन है और उसके वजह से आ रही है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट गो फॉरवर्ड। So these are things that are assessed basically. No, wonderful. So मतलब what I understood कि अगर if there is a defect, if I find a defect in my solar panels, तो मैं एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करूंगा एक सोलर मैन्युफैक्चरर को। What he will do, फर्स्ट स्टेज में रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड स्टेज में he will send me a questionnaire कि Yes. भाई क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, या फिर कोई और साइक्लोनिक इम्पैक्ट तो नहीं है, या कोई आपके यहाँ रोबोटिक क्लीनिंग मशीन तो नहीं है। वो जब सब आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस। थर्ड स्टेज में दे विल डू साइट इंस्पेक्शन, और साइट इंस्पेक्शन में उनका जो एक्सपर्ट आएगा वो एनालाइज करेगा, और जो वो रिपोर्ट देगा उसके बेस में दे विल डिसाइड वेदर आई कैन इन्वोक और गेट द बेनिफिट ऑफ वारंटी और नॉट। सो ये Yes. जी बोलिए। Yes. So when you said that whether you can evoke the warranty or not, so there are certain conditions जहाँ warranty नहीं honor करके देते हैं। जैसे अगर there have been payment complications, for example, तो there is a contract violation only. या तो फिर if there has been a relocation, अगर साइट को रीलोकेट किया है एंड वो रीलोकेशन के दौरान अगर कोई डैमेज हो गया है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का वारंटी विल नॉट बी कवर्ड। फिर जो इंस्टॉलेशन मैनुअल, हर कंपनी अपना एक इंस्टॉलेशन मैनुअल देती है, तो अगर सोलर कंपनी मैन्युफैक्चरर इज नॉट द सेम एज द ईपीसी, तो फिर अगर उनका जो इंस्टॉलेशन मैनुअल है वो ठीक से फॉलो नहीं हुआ है, या फिर दे डिटेक्ट अ प्रॉब्लम इन दैट इंस्टॉलेशन ओनली, तो ऑब्वियसली इट विल बी नॉट बी कवर्ड अंडर दिस अपना द वारंटी कंडीशन। फिर पावर फेलियर सर्जेस, देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल कंडीशंस आल्सो। जैसे अगर हमारे घर पे या ऐसे कोई सिनेमा में या ऐसे कोई फैक्ट्री पे लगा हुआ होता है, बाहर ऐसी भी सिचुएशंस आई है कि गवर्नमेंट ने खोद खाद की है एंड उसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइंस कभी टूट जाती है, देयर आर ऑल दोज एरर्स। Sometimes the customer cannot identify these issues, but in issues में भी control जब इनका है ही नहीं, so then it is obviously not going to get honored. Absolutely. That is very useful actually. Okay, so but एक चीज मेरे को समझना है, अगर कोई देखना चाहता है कि मेरे को किस तरह की वारंटी मिली है, कि भाई बिफोर परचेजिंग, सो टू लेवल्स आर देयर। एक लेवल है रूफटॉप इंडिविजुअल कस्टमर हु ही वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वारंटी whoever is इंस्टॉलिंग, किस तरह की वारंटी सोलर पैनल्स में मिल रही है, मुझे वो देखना चाहता है तो कहां से देखे। लेकिन एक सेकंड क्वेश्चन भी है, इन केस ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं 100 मेगावाट 200 मेगावाट, उस केस में
कोई सेपरेट एग्रीमेंट होता है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है या पावर परचेज एग्रीमेंट में लिखा होता है, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वो? तो ये दो क्वेश्चंस है, अगर आप इसके बारे में कुछ यू कैन शेयर दैट विल बी ग्रेट जी। Yes. So, for the rooftop installations, which are not they're not running into many megawatts, or maybe say 5 मेगावाट से कम के होते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि द बायर यूजुअली चूजेस कि कौन से कंपनी के पैनल्स उनको इंस्टॉल करवाना है, ऑल्दो दे आर नॉट कनेक्टेड मे बी विद द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली, और दे आर नॉट अप्रोचिंग द मैन्युफैक्चरर फॉर द ईपीसी. The EPC can be done by somebody else, but they choose which company they want to go. अब वो obviously जो उनका EPC एजेंट होता है, जो भी इंस्टॉल करने वाला है, वो उनको समझाता है सारे कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स एंड अकॉर्डिंगली. नाउ विद दैट वो वारंटी डॉक्यूमेंट EPC के पास से ही मांग सकता है, क्योंकि जो भी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है वो बैक टू बैक कस्टमर को पास होती है. Okay. So that is there. It's written in the contract also. Supply के agreements में भी लिखता है कि back to back basis पे वो end customer को pass on होगी. If the ground is that if the manufacturing company itself is not doing the EPC, and it is the EPC is done through any third party. In megawatt scale projects, it becomes a mandatory thing to discuss warranty. ये सारे क्लॉजेस डिस्कस हुए रहते हैं जब हम मॉड्यूल सप्लाई करते हैं, और द मेथड और सप्लाइंग के वो सारे डिस्कस होते हैं. तो वारंटी, इंश्योरेंस और ये सारे क्राइटेरिया उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस होते हैं, विथ वारंटी ऑल्सो गेटिंग कवरेज अंडर इंश्योरेंस. So ऐसा when we come to if we have to discuss the insurance, I will also come to see that warranty is very sufficiently covered by a very very good insurance policy, which is made mandatory for manufacturing companies to obtain. Oh, that's wonderful. So मतलब Yes. इसमें मतलब मेरा ये तो I just want to understand, I am curious about insurance also. So जिस तरह से आपने वारंटी का समझाया, वारंटी इज अ लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर. Yes. लेकिन अगर हमें अब लेट अस अस्यूम अ सिचुएशन कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री बंद हो गई, Yes. मेरा जो पावर प्लांट है वो तो 25 साल तक चलेगा, और 3 साल बाद उसकी फैक्ट्री फॉर एनी रीजन, इट मे बी हिज मिस्टेक, इट मे नॉट बी हिज मिस्टेक, बिकॉज टेक ओवर हो गया, किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, व्हाट हैपेंड. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भाई क्या इंश्योरेंस कंपनीज पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट स्पेशली, उनके इंश्योरेंस के लिए कोई उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और अगर बनाए हैं तो कैन यू एक्सप्लेन अस कि वो इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है और कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रोडक्ट बनाए हैं? तो प्रोडक्ट वारंटी इंश्योरेंस होता है, विच इज अगर आपका प्लान 25 साल का है, द कंपनी, एनी डेवलपर कंपनी मैंडेट्स कि आपके पास 30 इयर्स का प्रोडक्ट इंश्योरेंस हो ही, प्रोडक्ट वारंटी इंश्योरेंस. वो बेसिकली अगर आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो वारंटी नहीं कर पा रहा है, ऑनर नहीं कर पा रहा है, देन दे क्लेम द इंश्योरेंस. बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके अंदर आई हैव शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू नेम्स आल्सो. एरियल आरई है, देन यू हैव म्यूनिक री है, which are very international agency, HDFC Ergo है, Tata AIG है, ICICI Lombard है. These people have recognized the importance of the investment that goes into all of these projects, and have facilitated special insurances renewable energy sector के लिए. इनके जो invocation methods है वो भी वारंटी के साथ completely align करते हैं. तो जो प्रोडक्ट वारंटी मिल रही है मॉड्यूल्स के लिए, उसके साथ सेम टू सेम दे फैसिलिटेट द इंश्योरेंस इन सच अ वे कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वारंटी इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रोडक्ट वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद वन अनदर, एंड दे एडिशनली इंश्योर्ड रखते ही है. सो इट्स नॉट लाइक द कंपनी हु इज ऑब्टेनिंग द इंश्योरेंस इज ओनली गोइंग टू गेट द बेनिफिट. Even the purchaser company, they ask for an additionally insured criteria in their contract from the module supplier. So solar developer आपको वारंटी तो बैक टू बैक ट्रांसफर कर ही रहा है, साथ में यू कैन ऑल्सो हैव अ क्लॉज फॉर अ मेगावाट प्रोजेक्ट कि आप प्लीज एक इंश्योरेंस भी लेके दे दीजिए. Yes. And even the solar developer can himself take a insurance, actually,
टू Yes, सेव yes. दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम मे बी स्टॉर्म आ गया तो क्या करेंगे, वो लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो देयर. तो वो प्रोजेक्ट इंश्योरेंस होता है उनका. द एंटायर प्रोजेक्ट इज इंश्योर्ड इन दैट वे, दैट ही टेक्स सेपरेटली राइट, राइट. फॉर एनी. ये वारंटी के लिए होता है. अगर उसके साइट पे या उसके प्रोजेक्ट पे फायर, स्पेशल पेरिल्स, बगलरी है या ऐसी कोई कंडीशंस, फ्लडिंग की कंडीशंस आती है, तो वो प्रोजेक्ट इंश्योरेंस लेता है. सो आपने बहुत अच्छा समझाया कि वारंटी भी हमें समझ में आ गया कि वारंटी हम सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से लेंगे. ये भी क्लियर हो गया कि इंश्योरेंस हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन, और हाउ टू इन्वोक वारंटी एंड हाउ टू इन्वोक इंश्योरेंस का भी प्रोसीजर हमें थोड़ा क्लियर हो गया. पर अगर हमें एनफोर्स करनी है और अगर हमें लगता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन our difference between insurance company or we have a difference between solar module manufacturer with respect to warranty. इस केस में which judicial authority we can approach? How do we, and इसको दो लेवल में करते हैं. एक तो लेवल में अगर इंडिविजुअल क्लाइंट है जो अपने रूफटॉप पे लगा रहा है, वो कहाँ जा सकता है, और जो एक कंपनी है जो मेगावाट स्केल में लगा सकती है, वो कहाँ जा सकती है, या कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया एज टू हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड? तो यस, सो नाउ टू इन्वोक इंश्योरेंस, ये एक्चुअली इतना क्लियर है ना फॉर मेगावाट प्रोजेक्ट स्पेशली, कि ये इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डेवलपर खुद ही डील करते हैं. मतलब दे आर देयर इन दैट नेगोशिएशन प्रोसेस. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू दैट दे आर ऑलवेज एडिशनली इंश्योर्ड. तो अगर वारंटी क्लेम के साथ ये मैच हो रहा है एंड डेवलपर पहले ही ये सारे इंश्योरेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं, और ये जो मैंने आपको कंपनीज बताई, ये बहुत स्टैंडर्ड कंपनीज हैं इन सारे सेगमेंट में, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड वो ऑनर हो ही जाती है. उसके लिए कोई लिटिगेशन प्रोसेस के अंदर कभी भी किसी को जाने की जरूरत नहीं. इन एनी केस एक्चुअली वारंटी इंश्योरेंस की तो लायबिलिटी, ऑब्टेनिंग लायबिलिटी इज द सप्लायर्स. तो वारंटी क्लेम पहले सप्लायर करता है. If the supplier is in under any incapacity, so developer has the complete right because he is additionally insured. Right. So that way there has never been a situation except that ऐसा कोई circumstantial situation है जहाँ in certain circumstances वारंटी और वारंटी इंश्योरेंस के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो ही, बट दैट इज अ वेरी सर्कमस्टेंशियल थिंग. तो उसके लिए वी कैन नॉट राइट नाउ, उसके लिए वील हैव टू गो इनटू द लेटर डेप्थ्स. राइट नाउ इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट टू डिस्कस दैट, बट देयर इज, इट इज ऑल प्री डिसाइडेड एंड ऑल ऑफ दीज इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आर प्री डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जैसे ट्रांजिट भी होते हैं पैनल्स के, तो जब एक जगह से उसको दूसरी जगह पे ले जाना होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डिलीवरी इनकोटर्म्स डिसाइड हुए हैं, एफओआर है या डीडीपी है या एक्सवर्क्स है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इंश्योरेंस कौन लेगा. एंड जब इंश्योरेंस आइदर पार्टी प्रोक्योर करता है, तब ट्रांजिट के बाद भी उनको, जब तक वो लोग पैनल ओपन नहीं करते, मतलब इट हैज रीच्ड एन एक्स डेट, बट अंटिल एक्स प्लस एटलीस्ट 30 डेज इंश्योरेंस कंपनी के पास से वो एक ओपन करने पे अगर कोई डिफेक्ट दिखता है, तो वो क्लेम करने का एक कंप्लीट राइट बायर को मिलता है. करेक्ट. सो ओके, तो फॉर आवर व्यूअर्स वन मोर थिंग, जो एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन शबनम जी हैज गिवन, वो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ. जैसे मान लीजिए आप एज अ इंडिविजुअल अगर आप सोलर रूफटॉप खरीद रहे हैं और आपको या तो वारंटी से प्रॉब्लम है, तो आप जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट. इट इज परफेक्टली ओके because you are a consumer in the eyes of a consumer court. 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिवाइज हुआ है, जहां पे एडिशनल पावर्स कंज्यूमर को दिए गए हैं, और उस केस में आपको अगर नहीं चाहिए एडवोकेट, तो एडवोकेट भी मत लीजिए. आप एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिखकर भी यू कैन फाइल अ एप्लीकेशन बिफोर अ कंज्यूमर कोर्ट. लेकिन तो ये तो हो गया कंज्यूमर का अगर डिस्प्यूट अगर वारंटी से है, तो वो आप पार्टी बनाएंगे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर को और कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे. लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाएंगे. आप सेकेंड पार्टी में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर को रख सकते हैं, आपकी चॉइस से हो, एंड कई बार एडवाइजेबल होता है कि रखे. एक तरह से वो प्रो फॉर्मा रिस्पोंडेंट है, जो कि एक इनपुट्स अपना दे देगा कोर्ट को कि भाई ये हमने सप्लाई करे थे मॉड्यूल्स, तो वो एक एविडेंस हो जाएगा आपके पास. लेकिन अगर आप मेगावाट स्केल में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी अ जनरेटिंग कंपनी.
इन केस ऑफ जनरेटिंग कंपनी यू कैन नॉट गो टू कंज्यूमर कोर्ट, इट इज नॉट अलाउड। क्यों इसलिए नहीं अलाउड है? क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट इंडिविजुअल्स के लिए बने और छोटी एंटिटीज के लिए बने हैं, तो उसमें जो डिफाइन है कंज्यूमर में, उस डेफिनेशन में आप फॉल नहीं करते हो। अब अगर आप मेगावाट स्केल पे लगा रहे हो, देन यू हैव टू गो टू फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट। सो जो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो लिखा हुआ है, अगर उसमें आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है, सो यू हैव टू गो टू दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। और अगर मान लीजिए आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, या जो अदर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो आर्बिट्रेशन की, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट आई हैव सीन इज जनरली आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स लिखी होती हैं। Yes. And insurance, so now by default it goes through an arbitration proceeding only. Right. Because the civil courts take it quite long to decide on these technical matters. Against that, an arbitrator is very, very capable to, assess these situations in a very expeditious format, and उसके results भी बहुत quickly आ जाते हैं। सो अगर और आर्बिट्रेशन, और लेट अस अज्यूम आर्बिट्रेशन नहीं लिखा है, देन यू विल गो टू अ सिविल कोर्ट एंड फाइल अ सूट अंडर सीपीसी। तो ये जो एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म, लीगल जो मैकेनिज्म है, ये प्रोवाइड करे गए हैं। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई आजकल ना एम्बिशियस हो गए हैं लोग, एंड सोलर मैन्युफैक्चर, सोलर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी एम्बिशियस हो गए हैं। वो अगर आपसे, बिकॉज यू हैव सच अ बैकग्राउंड इन एडवाइजिंग ऑल द मैन्युफैक्चरर्स, तो अगर एक एंटरप्रेन्योर बोलता है कि आई वांट टू बिकम अ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, और ये रेवोल्यूशन चल रहा है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तरक्की, देश की तरक्की में भी और अपनी भी तरक्की में, उस केस में क्या आप शबनम जी ये बता सकते हैं कि जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाना चाहता है उसके लिए लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या है, क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस उसको करने हैं? So that's a very nice question because 2030 तक तो गवर्नमेंट ने ही इतने बेनिफिट्स दे रखे हैं because of the sustainability commitment that we've made at the world level, the UN level, and to reduce carbon footprint. So it's a very, very great business, let me tell you, to enter in, despite all the dynamicity that it has. But आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है पहले तो आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है. दैट कुड बी a private limited company or an LLP to start with, or any such kind of a company. Private limited company in these situations are most sort of advisable. because जब आप फाइनेंस के लिए जाओगे तभी to have a private limited company gives you more credibility over any other format of a. So if I want to become a module manufacturer and entrepreneur, so what are the legal compliances? Can you tell me what are the 3, 4, 5 legal compliances which I have to do to become a solar module manufacturer? Correct. So because of the sustainability commitments that India has made on an international level, and also in order to boom the renewable energy and to have a minor shift from the conventional energy sources and reduce carbon footprint, तो ये सारे कमिटमेंट्स के लिए इंडिया में फिलहाल टू स्टार्ट अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव. ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी एफर्टलेस. आपको फर्स्ट स्टेप इज टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. इट कुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, a 1% company, an LLP company, but most advisable is to have a private limited company because it gives you better financial credibility over any other format. तो अगर आप फाइनेंस अरेंज करने जा रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज मोस्ट वाउच्ड फॉर इन दैट सेगमेंट. उसके बाद आपको एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, अच्छी खासी बड़ी जगह होनी चाहिए. तो उसकी लीज डॉक्यूमेंट शुड बी इम्पोर्टेंट. आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए. मशीन्स आती हैं, उसकी 7 to 8 काइंड ऑफ मशीन्स होती है. फिर एक इन हाउस लेबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट होता है जहाँ की फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होती है. प्री डिस्पैच इंस्पेक्शंस होते हैं, मटेरियल इंस्पेक्शंस होते हैं. स्टोरेज के लिए आपको एमिनिटीज क्रिएट करनी होती है क्योंकि कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे ये सारे मटेरियल्स जो आते हैं, यूटिलिटीज आती हैं, वो आपको रखने होते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, एज मच एज इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव स्किल्ड लेबर. ये इंडस्ट्री काफी इवॉल्विंग है, काफी न्यू है, एंड स्पेशली लास्ट 10 years में इसका ग्रिप बहुत अच्छा हुआ है. Before the previous 10 years, it was not so much in conversation basically. Going forward, to have people जो इस segment में काफी अच्छे से trained हो या फिर उनको experience हो is very important. So to have that kind of workforce is as important as to have that kind of infrastructure in this segment. When we speak next about finance,
तो फाइनेंस आप इसका यू कैन सोर्स इट फ्रॉम विद इन द कंट्री, वेर यू कैन हैव जैसे अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो द डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस। आप बैंक से लोन ले सकते हो, या तो फिर अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा रोल आ गया है, जहाँ अगर यू हैव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी यूरोपियन, यूके country or a USA based country, then they can work in 30-70, matlab they can have their 30% share, whereas you can have your 70% share. And there are ample amenities available for a foreign direct investment, जहाँ आपको अलग से RBI की permission for this particular investment नहीं लेनी पड़ेगी. Now if you're investing with any other country which shares a border with India basically, तो उस टाइप के जोग्राफिकल सिचुएशन के अंदर जहां बॉर्डर शेयरिंग हो रही है बिटवीन इंडिया एंड अ पर्टिकुलर कंट्री, जहां से इन्वेस्टर आ रहा है, जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यू विल हैव टू टेक एन एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम द आरबीआई फॉर द सेम। इसके सिवाय इट शुड बी इम्पोर्टेंट दैट यू हैव अ BIS certification and an ALMM registration. Without that, you will not be able to market and sell these products within India. आपके पास अच्छा एक इम्पोर्ट के लिए भी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों के लिए भी एक अच्छा प्रोविजन होना चाहिए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत सारे एजेंसीज अवेलेबल हैं इन सारी चीजों के लिए। इट्स वेरी इजी नाउ इफ यू डिसाइड टू किक स्टार्ट, इट्स एक्सट्रीमली इजी। इनफैक्ट दीज मशीन्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इजिली अवेलेबल नाउ। ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग में अबाउट 8 मशीन्स लगती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड टेस्टिंग के लिए कुछ अलग 2-3 मशीन्स लगती है। तो ये सारी मशीन्स भी बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड इसके मेजर प्रोक्योरमेंट मार्केट्स भी बहुत वेल नोन है विद इन द इंडस्ट्री। तो इट्स नॉट टू मच ऑफ अ ट्रबल टू स्टार्ट दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस, नॉट टू मेनी कंप्लायंसिंग दैट आर गोइंग ऑन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो मैं शबनम जी से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था कि कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस, बिकॉज वी हैव सेम कॉर्पोरेट लॉ बैकग्राउंड, सो लीगल कंप्लायंसेस हमारे लिए एक तरह से फोकस हो जाते हैं कि कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। सो जो मुझे समझ में आया, तो शबनम जी ने ये बताया था कि स्टेज 1 में जो लीगल कंप्लायंसेस है वो इनकॉर्पोरेशन से, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस तरह की, वेदर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, LLP इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ और पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। पर शबनम जी की ये एडवाइस थी कि इट इज बेटर इफ यू आर गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का ये बेनिफिट है कि आपकी यू हैव वाइडर बेटर रिकग्निशन एंड योर ग्रोथ ऑप्शंस इंक्रीज, क्योंकि आप कंपनी को फिर IPO भी ला सकते हैं। आप जब एक्सपेंशन करेंगे तब वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में शबनम जी का ये भी कहना था कि जब आप MOA बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो उसमें केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मत लिखिए, एक एडवोकेट से, लॉयर से वेट करा लीजिए। जो भी वैल्यू चेन है पावर सेक्टर की वो पूरी लिखिए, क्योंकि आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लिखा और कल को आप 1 साल बाद, लेट अस अज्यूम, आप EPC में जाना चाहते हैं या ट्रांसमिशन करना चाहते हैं या कोई आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है गवर्नमेंट का, तब आपको MOA में फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि किसी जो एनर्जी लॉज में एक्सपर्ट है, लॉयर, उससे आप एक एडवाइस ले लीजिए, एक डिस्कस कर लीजिए शबनम जी से या किसी से भी डिस्कस कर लीजिए, और जितनी भी वैल्यू चेन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन मार्केट्स, पावर एक्सचेंजेस एंड रिसाइकलिंग ऑफ पावर प्लांट्स, फिर उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल का जो काम है, ये जितने भी काम है, क्योंकि 12 चीजें कवर होती हैं एनर्जी सेक्टर में, वो सब अपने MOA में लिख दीजिए, भले ही आप फर्स्ट स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग करें। तो फर्स्ट एडवाइस उनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो उन्होंने मुझे बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब भी आप लैंड परचेज करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपकी वो फैक्ट्री अगले 20-25 साल तक वहां पे बैठेगी, वहां पे आपका लैंड का रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और दूसरा, आप जब लैंड खरीदें तो जितनी लैंड आपको चाहिए उसकी 10 टाइम्स लैंड खरीदिए, क्योंकि एक्सपेंशन पूरे इंडिया में बहुत, अगर आपको लेट अस अज्यूम आपको ये पता चलता है कि 1 एकड़ लैंड में मेरी फैक्ट्री लग जाएगी, आप 10 एकड़ लैंड खरीदिए, 1 एकड़ में फैक्ट्री लगाइए, बाकी में गार्डन और प्लांटेशन लगाइए। बाद में जब आपकी फैक्ट्री का एक्सपेंशन होगा तब आपको ये, आप थैंकफुल रहेंगे शबनम जी का या मेरा कि भाई ये डिस्कशन सुना था तो इसलिए 10 एकड़ लैंड। लेकिन आप अगर जब 10 एकड़ लैंड ले रहे हैं या 20 एकड़, जो भी रिक्वायरमेंट है, तब उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एक लॉयर से करवा लीजिए, जिससे उसका बैकग्राउंड आपको पता चल जाए लैंड का। और ड्यू डिलिजेंस करवाने के बाद लैंड परचेज करिए। लैंड परचेज जब आप करते हैं तो जो प्रॉपर सेल डीड
रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर होने चाहिए विद फुल स्टैंपिंग। स्टैम्प पेपर ज्यादा परचेज कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम मत परचेज करिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसको सूरत में या और एंड शबनम जी ने ये भी बोला कि जो 5 टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सब सूरत में बेस्ड हैं। अब वो सूरत में क्यों बेस्ड हैं वो मुझे पता नहीं, बट देयर इज सम लक और समथिंग इज एसोसिएटेड, गुडविल इज एसोसिएटेड विद सूरत, कि वो सूरत में बेस्ड हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एटलीस्ट 10 टाइम्स आप लैंड एक्स्ट्रा लेके रखिए, ये आपका एक फ्यूचर के लिए लैंड बैंक होगा। और अगर आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन नहीं करा रहे हैं तो आप बिहाइंड द मीटर सोलर प्लांट लगा सकते हैं शुरू में, क्या फैक्ट्री भी ग्रीन फैक्ट्री एक तरह से बन जाए। थर्ड स्टेज जो मुझे उनसे डिस्कस करके पता चला वो था कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। सो जो भी फैक्ट्री होती है, कंपनी इज नथिंग बट बंच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपको एज अ फैक्ट्री अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक लॉयर को एक फर्स्ट ड्राफ्ट जो स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का बनाना पड़ेगा। आपको वारंटी गारंटी के लिए भी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लॉयर बना सकता है। फिर आपको जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनका एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, जितने भी वेंडर्स हैं उनका आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए आप स्टैंडर्डाइज करने के लिए एटलीस्ट लेवल 1 पे आप सारे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लॉयर से बनवा सकते हैं। देन you can use it continuously and when there are difficulties then you can again come back to a lawyer। तो एक contract management जो एक important aspect है। So ये 3-4 जो legal compliances है वो important है। फोर्थ ये है कि in case you are doing some partnership then that partnership documentation becomes important। So for example आपने डिस्कस करा कि भाई चाइना ईस्ट एशिया से मैं पार्टनर लाऊंगा या यूरोप से मैं पार्टनर लाऊंगा या मैं यूएसए से पार्टनर लाऊंगा। इन दैट केस जो वो पार्टनरशिप अरेंजमेंट है इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो उन सब के लिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक लॉयर के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, उसकी कंप्लायंसेस करना, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंप्लायंसेस है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंप्लायंसेस है, वो कंप्लायंसेस। तो ये 4 मेजर एरियाज हैं जहां पे लॉयर्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे शबनम जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। लेकिन एक चीज जो सब जानना चाहते हैं कि जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं उनको सर्टिफिकेशन कौन कौन से जरूरत पड़ती है, और उनको आप ब्रीफली थोड़ा समझा सकते हैं सर्टिफिकेशंस को, तो बड़ा यूजफुल रहेगा। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। जी yes। So before I come to the certification, I would also like to mention, because आपने MOA का बहुत एक अच्छा point बताया, मुझे फिर से याद दिलाया, is that it is important also not only to include the power, the solar power segment in this. There are many companies जो उसके साथ associated inverters के अंदर भी avenues के अंदर explore कर रही है। फिर there are companies जो EV sheets भी बना रही है। तो ये सारी भी एक एक्सेसरी बेस्ड होती हैं। तो MOA AOA में इसको अटैच करना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो जो चीज MOA AOA में लिखी होगी उसके बेसिस पे ही आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले पाओगे अपनी कंपनी के लिए, उसके ही बेसिस पे आप क्लासेस आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो दैट अगेन हैज इट्स इम्पोर्टेंस। So when you are starting a company and you are aiming it to be in the renewable energy segment, I believe it should be a holistic approach, ताकि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको वो चीज कभी भी यू डोंट हैव टू गो बैक एंड रिवाइज और ROC कंप्लायंस ना करने पड़े। देयर आर कंपनीज आई हैव सीन जिनको एक नया कंपनी एस्टैब्लिश करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज सर्टेन चैलेंजेस। तो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं एंड इट इज डायरेक्टली लिंक टू ट्रेडमार्क ऑल्सो। So hence you should that is also a very important compliance, a legal compliance to attain an IT, a trademark, because IT also forms a very good segment of the contracts that we execute. Also उसके बाद मुझे और एक जो चीज याद आई कि यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग में बिगिनिंग में क्या होता है कि कंपनीज की विजिबिलिटी या मार्केटेबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ OEM फॉर अदर कंपनीज, जहां आप उनको एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके दे रहे हो, क्योंकि उनके फैसिलिटी में शायद जगह नहीं है, उनके पास ओवरबर्डन है, इसलिए आपके पास फैसिलिटी है तो आप उनको उनके क्राइटेरिया के हिसाब से बना के दे रहे हो। इस सिचुएशन में इक्विपमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट करना बहुत कंपल्सरी है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एंड अ लॉट ऑफ आर्बिट्रेशंस आल्सो
arise out of these, the disputes and arbitration arise out of these things. Excellent, जी हाँ. So now coming to your question, sir. Sorry for the little deviation, but coming to your question. This is very important भाई. IPR प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे घर घर में आपके सोलर पैनल्स जाएंगे, और आजकल ब्रांडिंग की आपने जो शुरू में ब्रांडिंग करी, वो शुरू में ही आपको IPR रजिस्टर करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में फ्यूचर में डिफिकल्टी ना हो. अगर आपका कोई लगता है कि नाम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कम से कम इस स्टेज पे चेंज कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं. लेकिन आपने 3-4 साल बाद ब्रांड यूज कर लिया, फिर आपको चेंज करना पड़ा, इट विल बी वेस्ट ऑफ सो मच ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट फॉर यू. सो correctly so. So now the two primary certificates which are there are BIS and ALMM. BIS is Bureau of Indian Standards. MNRE ने मैंडेट किया था 2017 से कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल स्कीम के अंदर दे इनकॉर्पोरेटेड सोलर पैनल्स आल्सो, सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स एंड everything which is all other kind of products which are associated in solar power generation, जैसे इन्वर्टर्स भी. वो इसलिए किया था क्योंकि BIS मार्क ऑब्टेन करने का एक मेथड होता है. उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस आपने जो मैन्युफैक्चरिंग की है उसके सैंपल्स लेके जाती है the bureau. The bureau arranges for samples to be tested in an NABL accredited laboratory, and उसके लेबोरेटरी के क्लियरेंस के बाद ही आपको वो पर्टिकुलर BIS का सर्टिफिकेट मिलता है. So that means कि the government of India has made this mandatory because वो चाहते हैं कि ये जो 25 साल का ड्यूरेशन है, जो 20-25 साल के ड्यूरेशन, जिसके लिए जो सबसे बड़ा एक मार्केटिंग गिमिक होता है सारे इसका कि भाई सोलर पैनल लगाओ एंड बिजली का बिल 25 साल तक आपको फ्री आएगा वगैरह वगैरह. तो ये जो एक क्राइटेरिया है वो इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है कि द मटेरियल विच इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट इज एज एफिशिएंट एट इट इज थॉट टू बी. उतनी एफिशिएंसी उसकी होनी चाहिए जितना हम उसको वारंटी देना चाहते हैं. So this is one very major criteria. The quality of the product has to match with the BIS standards. Unless and until that happens, then you cannot sell, market, even stock these particular products or distribute or trade in any way these particular products. So hence this has been made mandatory. Until 2019, कुछ लेवल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ये एग्जेम्प्ट भी था, बट आफ्टर 2019 एवरीबडी इज कवर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन. When we speak of ALMM stands for Approved List of Modules Manufacturers. अब 25 साल की एक वारंटी टर्म्स है, 25 साल का एक कमिटमेंट है. तो समटाइम्स जैसे मैंने बताया कि OEM भी करती है. तो अगर कोई कंपनी है जो OEM कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ALMM एक लिस्ट है जहां आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप उस अप्रूव्ड लिस्ट में आ जाते हो ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. तो टुमारो देयर इज एनी प्रॉब्लम, यू आर ट्रेसेबल, यू आर आइडेंटिफाएबल. ऑल्सो हमारे जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें तो ALMM अब कंपल्सरी कर दिया है. हाउएवर अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इवन द प्राइवेट डेवलपर्स, वो लोग ALMM के बिना, वो लोग भी इस रजिस्ट्रेशन के बिना they do not purport to buy from a manufacturer. The next reason and the most important thing in this which I have come to understand is that इस तरह के रजिस्ट्रेशन से जो इंटरनेशनल इंपोर्ट है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, लोकल एंड डोमेस्टिक मार्केट को ज्यादा प्रमोट करना चाहती है. And hence, yes. So because of this encouraging mindset to promote the local business in the renewable energy sector, hence these mandates are made compulsory, and these are the two basic certifications which a company should acquire in order to make their product marketable, tradable, stockable in the open market. Absolutely, that's wonderful. So to add to what Shabnam ji has said, कि इंटरनेशनल ट्रेड में ना दो तरह के बैरियर्स होते हैं. जैसे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है या प्रमोट करना है, दो चीजें हैं, प्रोटेक्ट करना है या प्रमोट करना है, तो टैरिफ और नॉन टैरिफ 3 तरह के बैरियर्स लगाए जाते हैं. एक टैरिफ बैरियर होता है, एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है. जो टैरिफ बैरियर होता है उसमें आप क्या करते हो, कस्टम्स ड्यूटी इंक्रीज करते जाते हो कि भाई अगर कोई आपने इंपोर्ट करा सोलर पैनल तो उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी,
और जो लोकल बना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसकी उसमें ड्यूटी है नहीं कस्टम्स की, सो इट विल बी चीपर. दैट इज वन नॉन टैरिफ बैरियर, सॉरी टैरिफ बैरियर. टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं उसमें आ जाता है जैसे BIS. BIS सिर्फ बोलता है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, कि भाई हमें इस स्टैंडर्ड की क्वालिटी की अगर पैनल्स नहीं है तो इंडिया में आप नहीं बेच सकते, इलीगल. सो जो नॉन टैरिफ बैरियर होता है वो शुरू में वॉलेंट्री होता है, फिर उसको कंपलसरी कर देते हैं. तो जैसे शबनम जी ने बताया, पहले BIS, पहले ऐसा नहीं कि BIS नहीं था, पहले BIS पहले भी था, लेकिन इट वाज ऑप्शनल कि जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर जा करके गवर्नमेंट से वो BIS रजिस्ट्रेशन लेके अपना ISI और BIS का सर्टिफिकेशन लगा सकते थे. बट अगर वो नहीं भी लगाए तो कोई मैंडेट नहीं था गवर्नमेंट से, इट वाज वॉलेंट्री. आप एनकरेजमेंट कर रहे हो कि इसको खरीद लो क्योंकि BIS से सर्टिफाइड है. लेकिन 2017 ऑनवर्ड्स, फिर 2019 में भी उसको 100% कंपलसरी कर दिया गया. उसको ये बोल दिया गया भी BIS के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट भी नहीं करोगे. तो BIS अगर फॉरेन कंट्री का भी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर उसको भी BIS सर्टिफिकेशन लेना है, इंडिया का भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर उसको BIS सर्टिफिकेट लेना है, एंड देन यू कैन इंपोर्ट और यू कैन सेल इट इन इंडिया. ये तो एक टैरिफ. दूसरा जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाया उन्होंने ALMM, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर. सो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर में जैसे शबनम जी ने बोला कि अब BIS में तो ये था कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहीं से भी करवाओ, वो प्रोडक्ट को देखते हैं, वो आपकी फैक्ट्री को नहीं देख रहे हैं. ALMM में वो आपकी फैक्ट्री को देख रहे हैं. ALMM में दे विल गो टू योर फैक्ट्री, दे विल विजिट योर फैक्ट्री, दे विल सी कि कहां से ओरिजिनल हो रहा है, एंड यू हैव टू. लेकिन इंडिया में अभी भी BIS सर्टिफिकेशन हो तो आप बेच सकते हैं, मॉड्यूल अलाउड है, ठीक है. लेकिन आप गवर्नमेंट को नहीं बेच सकते या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते आपके मॉड्यूल. तो आपका सोलर रूफटॉप में अगर कोई मॉड्यूल लगा रहा है, आपने अगर लेट अस अज्यूम स्टेज 1 में आपने BIS सर्टिफिकेशन ले लिया, तो आप पूरे इंडिया में बेच सकते हैं अपने, लेकिन आप छोटे प्राइवेट एंटिटीज को बेच सकते हैं. लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये BIS नहीं करती है, ये एक नोडल एजेंसी है, नाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी. उसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने गाइडलाइंस बनाई है और गाइडलाइंस में नाइस को एक नोडल एजेंसी बनाई है. वो फिर उसकी लिस्ट जारी करती है. इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी लिस्ट जारी करती है. सो दैट इज. यू वांट टू ऐड समथिंग शबनम जी? No, I think you've covered it in matlab whatever I had left unsaid, you have covered it completely. So yes, ALMM, it's not mandatory everywhere. In fact, recently there have been certain exemptions also in 2024 after April that they have facilitated for the open sellers. So ALMM के कुछ criteria है, but yes, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट एंड इनफैक्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो जो मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी ALMM प्रेफर करते हैं. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट, इट्स लाइक अ प्रेसिडेंट. एक्सीलेंट. सो अब हमने डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है ये भी जानकारी ले ली. हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर तो ठीक है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं वो भी हमने जानकारी ले ली. तो एक काम करते हैं, शबनम जी से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैडम आप ये बता सकते हो कि कुछ किस तरह के सेल्स की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, या कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल होते हैं सोलर मॉड्यूल्स में जो लगते हैं, तो उसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज शेयर करिए. यस, डेफिनेटली. सो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स होते हैं. ये सारे जो ये बहुत ही एम्पली अवेलेबल है इन द मार्केट. When you speak about solar cells, the quality of solar cells is what is going to give you generation output. Basically, it's the root cause of solar technology. तो उसमें जो दो टाइप के widely used cells है वो polycrystalline है, जो आपको थोड़े bluish किस्म के दिखते हैं. They are, when you look at it, they have small segments, ऐसे powdered segments के जैसे दिखते हैं, and they are bluish in color. एंड फ्रॉम डार्क ब्लू टू रॉयल ब्लूइश इन कलर. तो उनका लाइटर होता है कलरिंग. जब मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स होते हैं दे हैव अ डार्कर शेड एंड दे आर स्लाइटली टुवर्ड्स ब्लैक ऑल्सो. दे कैन बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका कलर का फेडिंग हो सकता है, बट व्हेन न्यू एंड ब्रांड देन दे आर स्लाइटली टुवर्ड्स ब्लैक. उसकी एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, जो ये सोलर पैनल्स जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल से बनती है उसकी एफिशिएंसी बेटर होती है कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन सेल. And obviously the warranty is also given accordingly.
ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एंड मोनोक्रिस्टलाइन कुछ लो लाइट कंडीशंस के अंदर भी सोलर रेडिएशन ग्रास्प कर सकती है. पॉलीक्रिस्टलाइन इज लेस एक्सपेंसिव, बट अगर आपकी पावर जनरेशन रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है देन पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स आर आल्सो फाइन. However, we see a market trend which is shifting from poly to mono solar cells के अंदर ही. So we see that with the advent of newer technologies, polycrystalline cells, solar cells are being used much less, irrespective of the product quality. वारंटी तो कंपनी को देनी है. अभी कोई एक कंपनी अगर 25 साल की दे रही है तो इट इज डायरेक्टली कंपेयर टू अनदर कंपनी. तो तब जो एंड यूजर होता है, स्पेशली रूफ टॉप पे जो लगाते हैं, उनको इतनी टेक्निकल चीजें शायद नहीं पता होती है. बट इट इज एंड हेंस इन ऑर्डर टू मैच द वारंटी टर्म्स व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, इसलिए ये कंपनीज दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम पॉली टू मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, you have TOPCon models and PERC models. TOPCon का market share थोड़ा कम है, but it is very quickly they are growing. TOPCon के जो efficiency है वो बहुत कम होती है. वो रेयर साइड के ऊपर, रेयर साइड अपने जो पिछली साइड होती है उससे भी सोलर एनर्जी रेडिएट करके वो ग्रास्प करती है एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट. So power generation capacity of a TOPCon is very high than a PERC technology. Monocrystalline, polycrystalline और TOPCon PERC के अंदर difference यही है कि difference of technology है. One is talking about the quality of cells. The other is talking about the arrangement and the technology and the architecture that is used in making the entire panel. तो ये एक industry specific चीज है. But obviously TOPCon has a better quality, more power generation output आता है. इसका जो degradation है वो भी over a period of time बहुत कम होता है and compared to PERC. But PERC अभी use ज़्यादा हो रहा है. The market will slowly shift. Let me also mention कि solar इतनी dynamic industry है and it is changing every time. You have recently मैंने LinkedIn पे पढ़ा था कि वाटर के ऊपर भी पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए टेक्नोलॉजीज दे आर कमिंग. देयर आर टेक्नोलॉजीज जहाँ पिघला करके भी सेल्स को मेल्ट करके भी उसका एक एरिया एफिशिएंट, जहाँ बहुत ज्यादा लैंड नहीं यूज होने की जरूरत है, वैसे एरिया एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज भी निकल रही है. Obviously with time we will be introduced to more and more innovations in this segment, but currently TOPCon is the most preferred solar panel which is used in the market, and it is obviously more expensive also. एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन. लेकिन इसमें एक चीज, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस की बात करी, मेरा मतलब आई वुड लाइक टू नो एंड मे बी आवर व्यूअर्स विल आल्सो लाइक टू नो कि भाई जो जितने भी आप जैसे मोनोक्रिस्टलाइन है या पॉलीक्रिस्टलाइन है, या आपने जो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की बात करी PERC और TOPCon, उसमें एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस मेजर कैसे करते हैं? लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सोलर पैनल एफिशिएंट है, क्या इफेक्टिव है? भाई एक लेमैन या कैसे एनालाइज कर सकता है या कैसे पता कर सकता है? इवन अगर मेगावाट स्केल में, तो वो लोग कैसे पता करते हैं कि क्या व्हाट इज द परफॉर्मेंस, एंड जो वारंटी में लिखा हुआ है वो परफॉर्मेंस दे भी रहा है पैनल की नहीं दे रहा है? यस. तो इन सारे मॉड्यूल्स के साथ यू हैव अ राउटर which is set, which sort of calculates the amount of energy which is generated. घर पे तो वो easily accessible होता है, रीडिंग से ही पता चल जाता है. वो हमारे जो इन्वर्टर एस्टेब्लिश्ड होता है उसके साथ ही होता है, एंड इट्स ईजियर टू सॉर्ट ऑफ टेक अ रीडिंग एट होम. जब हम मेगावाट स्केल में बड़े बड़े सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तब इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपर्स कि इसके साथ एक RFID कार्ड हो अटैच्ड हर पैनल के साथ. एक मशीन है क्या RFID? क्या RFID क्या होता है? इट्स लाइक अ सिम कार्ड, जैसे सिम कार्ड होता है. अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो वो सिम कार्ड के जैसा होता है. जहाँ वो जिस तरह से मोबाइल में सिम कार्ड लगता है, वैसे ही वो RFID कार्ड लगता है. यस. तो वो हर मॉड्यूल पे लगता है कि एक पूरी नो, इट ट्रेसेस ईच मॉड्यूल.
अच्छा, ओके, यस, ऑलराइट, उसका हाँ। सीरियल नंबर होता है, उसका यू नो द व्हाटएवर एन्क्रिप्शन द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डज, तो उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन से पैनल के अंदर क्या प्रॉब्लम है। इट इज लिंक्ड अकॉर्डिंगली विद द टेक्नोलॉजी, so that it becomes easier to identify कि कौन से पैनल का जनरेशन आउटपुट नहीं आ रहा है, विच सेगमेंट। ये इससे ही तो सीरियल डिफेक्ट वारंटी वगैरह क्लेम होती है, एंड इट इज मेड आइडेंटिफाइड कि दिस इज द लॉट विच इज प्रॉब्लमैटिक और दिस इज द लॉट विच इज नॉट परफॉर्मिंग, सो दीज कार्ड्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो ये तो हमने मेजरमेंट की बात कर ली, पर जब भी मेरा मतलब एक तरह से फाइनल क्वेश्चन जो मेरे पास है ये है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन अ मॉड्यूल सप्लायर एंड अ परचेजर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कौन से 3-4 पॉइंट्स हैं जो लिखे होते हैं, मतलब किस तरह की लैंग्वेज होती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आप यू कंटिन्यूअसली वर्क विद मे बी परचेजर साइड ऑल्सो एंड सप्लायर साइड ऑल्सो, तो आप किस किस चीज का ध्यान रखती हैं इसमें कि ये पॉइंट्स होने चाहिए, एसेंशियल पॉइंट्स हैं? So when you are talking for projects of say less than 5 megawatts, जी, जहाँ रिक्वायरमेंट 5 मेगावाट से कम होती है, तो उसमें हम सिंपल जैसे एक परचेज एंड सेल्स का अग्रीमेंट होता है, उसके ही क्राइटेरिया आते हैं, इंश्योरेंस कवर होता है, उसमें वारंटी आती है, फिर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है विद इन इनलैंड, अगर विद इन द कंट्री है तो जो 5 मेगावाट तक तो विद इन द कंट्री ही परचेज होता है। तो फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टीज आती है, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज आती है कि द पार्टीज आर केपेबल ऑफ ट्रांजैक्टिंग, एंड पेमेंट सिक्योरिटीज क्या होगी, सामने वाला 5 मेगावाट में पेमेंट सिक्योरिटी की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, वो अपफ्रंट पे करते हैं और ये मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कवर्ड कि किस तरह से पेमेंट होगा, कोई क्रेडिट लिमिट होगी कि नहीं। सो दिस इज फॉर अंटिल 5 मेगावाट। यानी गो 5 एंड अबव 10, 20, 50, 100 मेगावाट, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैन्युफैक्चरर को इस तरह बाइंड करते हैं कि आप कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करके हमें सबमिट कर दोगे, एंड वो जो सेल्स है वो ऑब्वियसली लॉट में होता है, बिकॉज 100 megawatt covers some thousands of panels, number of panels, quantity of panels। तो वो मेगावाट के अंदर फिर बैचिंग होती है उसकी, 5 megawatts की बैचिंग होती है, 3 megawatts की बैचिंग होती है। Each batch is then separately a purchase order is raised for each batch after the contract is done, and based on that the supply is done। तो सप्लाई में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि सबके ही फॉरवर्ड कमिटमेंट्स होते हैं, या तो पीपीए साइन किया हुआ होता है, या तो कोई गवर्नमेंट का टेंडर साइन किया होता है जिसके अंदर इस तरह के ऑब्लिगेशंस की जरूरत होती है। सो डिले इज नॉट समथिंग विच इज अप्रिशिएटेड। फिर ये सारे मॉड्यूल्स, द मेथड ऑफ सेलिंग दीज मॉड्यूल्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या है, FOR पे है या DDP पे है या एक्सवर्क्स है। Generally FOR is preferred, but the country, the manufacturing industry is promoting XWorks more now in the current situation, because they want to shed off their certain liabilities for in-transit insurance, or at least they don't want to be involved in that, not shed off their liabilities, but they don't want to be directly involved in invocation of at least the transit insurance. So XWorks is more preferred these days, बट डिपेंडिंग, फिर वो तो पार्टी के ट्रांजैक्शन के बीच में डिपेंड होती है। एक और जो किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर द डेवलपर अग्रीज के वो या तो फाइनेंस करेंगे पार्टी को, मैन्युफैक्चरर को, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लेट मी टेल यू कि अगर एक सोलर पैनल बन रहा है तो अबाउट 85 to 90% कॉस्ट उसके सोलर सेल्स का ही होता है। So from whichever source they are buying the solar cells, so either the developer gives the money to the company एंड फाइनेंस दे देती है, और फिर कंपनी परचेज करती है अपने फिक्स्ड वेंडर्स से, या तो फिर वो डेवलपर बोलते हैं कि काम करो, हम आपको परचेज करके दे देंगे सोलर सेल्स, विच देन आइदर ड्यूरिंग ट्रांजिट और हाई सी सेल्स करके उसका टाइटल पास ऑन कर देते हैं मैन्युफैक्चरर को, ताकि यहाँ आने पर यहाँ पोर्ट पे कस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मैन्युफैक्चरर की हो जाती है। तो दिस इज अ चॉइस बिटवीन द पार्टीज, किस तरह का ट्रांजैक्शन वो करना चाहते हैं। ये सारे वेरिएबल पॉइंट्स हैं।
The standard points, if I have to think of, is delivery के standard points होते हैं, delay liquidated damages क्या होने चाहिए, वो standard points होते हैं, limitation liability कितनी limited होनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए. तो these are these are objective points. Subjective is when circumstances to circumstances उसके transaction के arrangements change होता है. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सो मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी सवाल हो विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, विथ रिस्पेक्ट टू लीगल एस्पेक्ट्स, विथ रिस्पेक्ट टू पावर परचेज एग्रीमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, या डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, या व्हाट आर द लीगल कंप्लायंसेस विथ रिस्पेक्ट टू बिकमिंग अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए और हमें बताइए. मे बी वी विल हैव अ पार्ट 2 ऑफ दिस, एंड उस पार्ट 2 में हम लोग वो जो आपने सवाल पूछे हैं उन सवाल का जवाब डिस्कस करेंगे शबनम जी पे. शबनम जी, एक चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये नहीं अच्छा लगता कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस पता है और लीगल में आप एक्सपर्ट हो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है आपका जो बेटर थिंग है कि आप यू ऑल्सो डाइव इनटू टेक्नोलॉजी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी क्लाइंट यूज कर रहा है उसके, बिकॉज दिस इज अ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक्चुअली. So as a lawyer, while manufacturing contracts, you are going into technology and then incorporating it in the contract. That is wonderful. It is brilliant. But उससे भी अच्छा मेरे को एक चीज और भी लगती है कि आपने एनर्जी सेक्टर को चूज करा है और रिन्यूएबल एनर्जी को चूज करा है, विच विल मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. सो एक मेगावाट अगर सोलर प्लांट या आपके एफर्ट में या आपके हेल्प से लग जाता है तो आप सोचिए 33,000 ट्रीज आर प्रोटेक्टेड. Yes. एक साल में. So this is a service not only to Gujarat, not only to India, it is a service to the world actually. You are protecting the entire world if you are facilitating कि जल्दी मैन्युफैक्चरिंग हो, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट्स बने, जल्दी EPC सोलर डेवलपर सोलर डेवलप कर सके. विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. So happy learning, happy networking, keep shining and keep sharing for all our viewers, and see you all again.